हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्बाइब क्लासेस। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्बाइब क्लासेस में। चलिए आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर जो है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अंत तक वीडियो देखिएगा क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन क्लास में हम इसमें जो भी बेसिक्स हैं उसको कवर करेंगे। अगर आपने बेसिक्स को ज़रा सा भी स्किप किया तो आप शायद वो चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या होता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले तो आपने पिछले क्लासेस में भी इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा है, बट चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या होता है, जब भी हम अगर किसी रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो किस तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं और या रिएक्शंस होने से क्या हो सकता है या क्या होता है। देखिए, या तो फिजिकल स्टेट में उसके चेंजेस आएगा या तो केमिकल स्टेज में चेंजेस आएगा। यही होता है ना, अगर किसी भी चीज़ के बीच में रिएक्शन हो रहा है तो क्या हो सकता है, या तो फिजिकल चेंजेस होंगे उसमें या उसके स्टेट ही नहीं होता है पूरा। हम फिजिकल चेंज लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्टेट की ही बात करें, ये कुछ भी हो सकता है। स्टेट में भी या चेंज में भी बात बहुत सारी होती हैं। तो चलिए अब देखिए कैसे, अगर मान लीजिए मैंने एक बॉल है, फुटबॉल है, उसको किक किया तो एक चेंज आया, ठीक है, वो एक रिएक्शन था, ज़रूरी नहीं है वो केमिकल रिएक्शन था, अभी हम सिर्फ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। सो उससे क्या हुआ, वो फुटबॉल जो था या बॉल जो था, अगर सपोज़ कीजिए यहाँ पर था, सो यहाँ से डिस्प्लेस होकर कहीं दूसरी जगह गया, कहीं ना कहीं पे चेंजेज आया। या मैंने इसको अगर पुश किया तो हो सकता है इसके शेप में कुछ इस तरह का चेंजेज आ जाए, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं फिजिकल चेंजेज हो रहे हैं। अब इसके फिजिकल स्टेट में चेंजेस कहिए या चेंजेस कहिए, ठीक है। और जैसे सपोज़ कीजिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अगर आपका जैसे आप दूध से दही जब प्रिपेयर करते हैं हम, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, करेक्ट। वो रिएक्शंस के कारण क्या होता है, उसके जो मिल्क होता है वो कर्ड में चेंज हो जाता है। अगर और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, कोई भी प्रोसेस आप देख लो, जैसे मान लीजिए आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। अब रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी कुछ ना कुछ केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं या रिएक्शंस होते हैं बेसिकली, तो वहाँ पे भी रिएक्शंस होते हैं। अगर हम डाइजेशन के प्रोसेस की बात करें, हमारे शरीर में जो डाइजेशन होता है उसमें भी क्या होता है, जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपलर फॉर्म में टूटते हैं, करेक्ट। तो ये सारे कहीं ना कहीं पे जो हैं वो रिएक्शंस हैं। अब इसमें जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं। मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, पूरा सेंटेंस की तरह नहीं लिख रहा हूँ। सो मैग्नीशियम रिबन को हम जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, सो हमें क्या मिलता है, वहाँ पे एक प्रोडक्ट मिलता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलता है। क्या प्रोडक्ट मिलता है, वहाँ पर आप देखोगे कि जो आपका मैग्नीशियम रिबन था उसके पाउडर अब मिल जाते हैं बेसिकली। सो वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है। अब देखिए ये एक रिएक्शन है और साथ साथ एक केमिकल रिएक्शन है। कैसे, यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन था, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने बर्न किया। जब बर्न किया तो वहाँ से हमें जो मैग्नीशियम रिबन था वो पाउडर के फॉर्म में मिल गया। अब इस रिएक्शन को हम बहुत तरीके से शो कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने इस तरह से लिखा कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज क्या कहते हैं आपका बर्न in the presence of oxygen, so magnesium ribbon change into white flames of magnesium, that is magnesium powder, करेक्ट। इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो ये जो हम पूरा स्टेटमेंट बता रहे हैं, इस तरीके से हम रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, करेक्ट। सो एक तो तरीका हो गया ये, जो कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा जो होता है कि अगर हम इसको थोड़ा सिंपलर फॉर्म में लिखें, क्योंकि हम हर रिएक्शन को इस तरीके से अगर हम लिखेंगे सेंटेंस के फॉर्म में, सो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सिंपलर फॉर्म में लिखते हैं। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, आपने
9th क्लास में अभी पढ़ा होगा। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें कि मैग्नीशियम को या जो ऑक्सीजन है या जो इसका प्रोडक्ट बना है इसको हम क्या करें, इसको हम इस फॉर्म में लिख दें। जैसे हमारे पास ये मैग्नीशियम है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन था और उसके बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट तैयार हुआ, यही है ना। अब देखिए अभी हम बैलेंस और जो केमिकल रिएक्शन है उसके अनबैलेंस की बात नहीं कर रहे हैं, वो अभी हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। सो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, करेक्ट। तो एक तो था कि आपने ये सेंटेंस फॉर्म में लिख दिया और दूसरा आपने इस फॉर्म में लिखा है, करेक्ट। सो अब इसको अगर हम बात करें तो देखिए एक तो हमारा ये है पार्ट और एक हमारा ये है। सो जो राइट का पार्ट होता है, राइट साइड का जो पार्ट होता है, ये हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट का पार्ट होता है। आप कहोगे कि इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाए तो चलिए हम उसके बारे में बात करेंगे, अभी हम बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो राइट साइड का जो होता है वो प्रोडक्ट होता है और इधर जो होता है आपका लेफ्ट साइड वाला जो होता है इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं एक साथ मिलने के बाद, और जो हमारे पास यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ये हमारा प्रोडक्ट है, करेक्ट। तो इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि एक एरो का साइन है इस तरीके से। सो ये क्या शो करता है, ये शो करता है आपका डायरेक्शन किस चीज़ का, ऑफ जो हमारा रिएक्शन हुआ है, या केमिकल रिएक्शन आप लिख सकते हैं या रिएक्शन लिख सकते हैं। सो ये हमारा डायरेक्शन शो करता है। ये तरीका है, ये वे है। इसी तरीके से हम किसी भी केमिकल जो रिएक्शन होते हैं उसको प्रेजेंट करते हैं और इसी तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये एरो का जो साइन है ये डायरेक्शन बताता है। अब इसमें ही आपका, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल की बात करी, तो उस समय अगर जो होता है दोनों तरह के रिएक्शंस हैं तो हम इस तरह के साइन यूज़ करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में ये हो जाता है और इरिवर्सिबल ये आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन तो खैर ये होगा ही नहीं, चलिए रिवर्सिबल रिएक्शन में आपका इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। एक तो रिएक्शन हो गया, एक इरिवर्सिबल जो है रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, करेक्ट। तो ये हो गया आपका एक तरीका। अब ये जो हमने तरीका लिखा है इसमें अब आप देखें तो इस इक्वेशन में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, करेक्ट। अब आप यहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना है तो इसमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं। सो एलिमेंट्स के मास से सेम होने चाहिए अगर हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, और जो केमिकल रिएक्शन में जो ये इक्वेशन लिखा गया है इसके अगर हम बैलेंस होने की बात कर रहे हैं तो मासेस सेम होने चाहिए दोनों साइड पे। ये मासेस सेम तो है नहीं अभी, तो फिर हमें इसे बैलेंस करना पड़ता है। किस तरीके से बैलेंस करेंगे वो हम बताएंगे। तो अभी जो ये फॉर्म है इसको हम कहते हैं स्केलेटल फॉर्म, ठीक है। ऑफ केमिकल रिएक्शन कह लीजिए या ऑफ रिएक्शन कह लीजिए। सो ये आपका भी स्केलेटल फॉर्म है जो हमने सिर्फ अभी इसका स्केलेटन लिखा है। हम रिएक्शन को बैलेंस इसके बाद करेंगे। हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे मैंने बात करी मास के बारे में, तो हमेशा जो मास प्रोडक्ट का होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पहले रिएक्टेंट थे, सो ये प्रोडक्ट का मास जो होता है ये सेम होना चाहिए इस मास, इन दोनों का रिएक्टेंट का जो मास है उसके बराबर होना चाहिए, तब ये केमिकल रिएक्शन जो होगा वो बैलेंस होगा, करेक्ट। चलिए अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं। जैसे अभी हमने बात करी यहाँ पर Mg प्लस O2 और ये हमारे पास बना था MgO, करेक्ट। अब ये हमारा इक्वेशन है। सो दिस इज इक्वेशन। ये तो रिएक्शन हुआ था, केमिकल रिएक्शन, इसके बाद ये प्रोडक्ट बना, ये एरो का साइन इसलिए क्योंकि किस डायरेक्शन में है। इसके बाद इस पूरे फॉर्म को हम कहते हैं इक्वेशन। तो ये हमारा इक्वेशन है जो अभी बना था।
अब देखिए इसमें क्या होना चाहिए, अब जब हम इसको बैलेंस करने की बात करेंगे, अगर हम बैलेंस की बात करते हैं, अभी फिलहाल ये अनबैलेंस्ड है, करेक्ट, तो ये इक्वेशन अभी क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो एटम्स हैं वो रिएक्टेंट के और इसके सेम हैं या नहीं है, करेक्ट, हमें ये देखना पड़ता है केवल। तो अब देखते हैं हम इसको देखने का तरीका क्या है। सबसे पहले क्या कीजिए आप कि रिएक्टेंट साइड में कौन कौन से हैं वो लिख लीजिए, और प्रोडक्ट में कौन कौन से हैं वो लिख लीजिए, और नंबर लिख लेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए जैसे हम अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम देखिए यहाँ पर तो एक है, रिएक्टेंट में एक है, और यहाँ पर प्रोडक्ट में भी एक है, करेक्ट। अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर देखिए 2 है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर सिर्फ 1 है, करेक्ट। तो अब हम इसे क्या करना पड़ेगा, इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। सो हमें बैलेंस कैसे करना पड़ेगा, हमें बैलेंस ऐसे करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि आपका मैग्नीशियम कितना था। अब मैग्नीशियम तो हमारा 1 था, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 1 है, तो हमें और यहाँ पर 2 है, तो अगर यहाँ पर 2 है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन चाहिए होगा। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2 करेंगे तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया। लेकिन अब हमने जब ऐसे किया है, सपोज करो, तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 मैग्नीशियम है, तो यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम करना पड़ेगा। सो दिस विल बी 2 mg प्लस O2 इज 2 MgO। इस तरीके से ये बैलेंस होगा। तो ये आपका करेक्ट वे था। चलिए अब एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए हमारे पास है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और इससे क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट और प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर बन जाएगा हाइड्रोजन, करेक्ट। अब देखिए और एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी हम केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं तो आपके रिएक्टेंट जो होते हैं, रिएक्टेंट में ऐसे प्लस का साइन आता है अगर रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट के साथ में भी अगर 2 प्रोडक्ट आ गए तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए तो अब ये तो था जो हमने आपका इस तरीके से लिखा था, जो हम पहला फॉर्म बता रहे थे। अब इसको हम लिख देते हैं इसके इस फॉर्म में। तो ये बन गया आपका Zn, जिंक सल्फेट है, सो SO4 और प्लस H2। अब इसको हमें बैलेंस करना है। चलिए कर लेते हैं बैलेंस। कैसे करेंगे, मैंने बताया बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप में ऐसा कीजिए कि आप जो इस तरीके से हमने लिखा है Zn प्लस H2SO4, तो आप इसको ऐसे जो है वो बॉक्स में ला दीजिए। क्यों कह रहा हूँ ये बॉक्स में लाने के लिए, अभी बताऊंगा। देखिए इससे क्या होता है, इससे हमें सबसे पहले इसको हमने बॉक्स में ला दिया, इससे अब हमें पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले तो वो होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद हम उसके नंबर ऑफ आइटम्स देखेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जिंक है, तो हम अब सबसे पहले रिएक्टेंट्स में बात करते हैं जैसा मैंने वहाँ पे कहा था, और फिर प्रोडक्ट में बात करते हैं। दोनों को हम अलग से लिख लेंगे। अब जिंक जो है हमारे पास वो कितने हैं, इस टोटल इक्वेशन में हमें देखना है, ठीक है। रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में अलग अलग। यहाँ पर जिंक 1 है तो हमने जिंक में 1 लिख दिया। यहाँ पर जिंक देखिए कितना है, 1 है, तो यहाँ भी 1 हो गया। यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, सो हाइड्रोजन इज यहाँ पे 2 है, सो दिस इज 2, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है, करेक्ट। अब अगर हम सल्फर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 है
और यहाँ भी एक ही है, सो यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है। ऑक्सीजन हमारे पास बचा, सो ऑक्सीजन में हमारे पास कितना है, यहाँ पर 4 है और अगर इधर आप देखोगे तो यहाँ भी 4 है। तो अब देखिए रिएक्टेंट में जितने नंबर्स हैं इन एटम्स के, करेक्ट, इन एलिमेंट्स के जितने भी एटम हैं, नंबर ऑफ एटम है, ये नंबर ऑफ एटम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट में भी आपका उतना ही है, 1 है, यहाँ भी 1 है, 2 है, यहाँ भी 2 है। तो यानी कि ये एक बैलेंस इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सो ये बैलेंस है। अब चलिए हम कुछ ऐसा इक्वेशन लेते हैं जहाँ पर वो बैलेंस्ड ना हो, करेक्ट। तो अगर हमारे पास है एक रिएक्शन है Fe प्लस H2O और हमने ये एरो का साइन दे दिया और उसके बाद Fe3O4 हमारे पास जो आया है और ये हाइड्रोजन, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। अब चलिए इसको हम बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस करने के लिए जैसा मैंने बताया, फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, अब आप इसको बॉक्स में डाल दें। ये एक तरीका है, जैसे जैसे आप करते जाएंगे और आप प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो ज़रूरी नहीं है ऐसा करें, फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अभी के लिए आपके पास एक वे बताया जा रहा है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, सबसे पहले तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। यहाँ से तो वैसे हमें कंपाउंड पता चल रहा है, कंपाउंड भी पता चल गया कि कौन सा कंपाउंड है, ये भी समझ में आ गया। चलिए तो अब हम इसमें क्या करते हैं, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स देख लेते हैं। ये है नंबर ऑफ एटम्स, हमेशा याद रखिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ इस, ठीक है। और यहाँ पर हम प्रोडक्ट में लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं फेरम की या आयरन की, ठीक है, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं। सो देखिए यहाँ पर तो एक है, यहाँ पर कितने दिख रहे हैं अभी आपके पास, 3 दिख रहे हैं, करेक्ट। और जब हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पर आपके पास दिख रहा है 2 और यहाँ दिख रहा है 2, ठीक है, ये तो हो गया। अब एक ऑक्सीजन की बात अगर हम कर लें तो ऑक्सीजन यहाँ पर आपको दिख रहा है 4 और यहाँ पर इधर साइड में आपको ऑक्सीजन दिख रहा है 1 और यहाँ पर दिख रहा है 4। अब देखिए इसको बैलेंस करना पड़ेगा, बिकॉज ये यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, चलो ये तो बैलेंस दिख रहा है, अभी ये 1 है और ये 4 है, तो ये बैलेंस नहीं है, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम बैलेंस कैसे करते हैं ये तो हमने कर लिया। अब बैलेंस करने के लिए आपके पास तरीका ये होता है कि आप देखें कि कौन सा जो कंपाउंड है जिसमें एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, करेक्ट। सबसे पहले ये देखते हैं, और जिसमें नंबर ऑफ एटम्स फिर ज़्यादा हैं, करेक्ट। सो सबसे पहले तो एलिमेंट्स के बेसिस पे आप देखोगे और फिर आप किस बेसिस पे देखोगे, नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे देखोगे कौन सा ज़्यादा है, तो उसको सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं। ये वे होता है, तरीका होता है, अगर आप किसी और को भी करोगे तो कर सकते हो, लेकिन हम स्टार्ट कैसे करते हैं, दिस इज़ द वे, करेक्ट। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए हमारे पास Fe3O4 जो दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए ये कंपाउंड है जहाँ पर सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं एलिमेंट और उसके बाद नंबर ऑफ एटम, करेक्ट, बेसिकली नंबर ऑफ एटम पे ज़्यादा दिख रहे हैं। तो यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखिए हमारे पास अगर Fe की बात करें तो यहाँ 3 है और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 है। तो जब हम बैलेंस करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 था और यहाँ पर 1 था, सो यहाँ पर इंटू 3 कर देंगे, सो दिस विल बी 3, करेक्ट। तो यहाँ पर ये आ गया 3, इसके आगे हमने लिख लिया। अब ये इस तरीके से अगर आप एक एक स्टेप वाइज बढ़ते जा रहे हैं तो जो इस तरह का रिएक्शन होता है, इस तरह का जो इक्वेशन होता है, बेसिकली इसको हम कहते हैं पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें, इसको हम पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट को करते हैं।
अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2 है, चलिए इसकी तो कोई बात नहीं है, हमें नहीं करना है कुछ भी। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। यहाँ पर ऑक्सीजन आपको दिख रहा है कितना 1 और यहाँ पर दिख रहा है 4। तो यहाँ अगर 4 है और यहाँ 1 है तो हमें इसमें करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई ताकि ये भी हो जाए 4। तो अब हमने यहाँ पे कर दिया 4, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने जब 4 कर दिया, और ये जरूरी नहीं कि हमेशा रिएक्टेंट साइड में ही हो, अगर हो सकता है कि हमारा जो एटम का डिफरेंस जो आ रहा है वो इधर साइड में आपको अगर ये ऐड करना पड़े तो हम इधर भी कर सकते हैं, करेक्ट। हालांकि जब प्रोडक्ट बन जाता है तो प्रोडक्ट बनने के बाद जनरली क्या होता है कि आपके रिएक्टेंट्स में ही जो होते हैं वो नंबर ऑफ एटम्स कहीं ना कहीं पे आपको बैलेंस करते समय यहाँ पर ही ज़्यादा बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा रिएक्शंस में देखा यही जाता है, करेक्ट। चलिए, ये मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। अब हमारे पास यहाँ पर जो रिएक्शन आया है 3Fe + 4H2O। अब जब इसको हम फिर से कैलकुलेट करेंगे, अब इस पार्शियल बैलेंस को, तो पार्शियली बैलेंस्ड को हम फिर से एक बार कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि अब कितने हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर Fe में है 3, यानी ये जो आयरन है फेरम है ये 3 है, ठीक है। यहाँ भी हमारे पास 3 है, ये तो बैलेंस्ड दिख रहा है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ अब हमारे पास 4 2 8 यानी 8 हो गया हाइड्रोजन टोटल। यहाँ 4 है ना, यानी 4 मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे ये एटम इसके 4 मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के, लेकिन एटम तो 2 ही था, तो ये टोटल हो गया 8। और यहाँ पर कितने हैं मॉलिक्यूल, तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर है 2। सो यहाँ पे फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, अब इधर हमें 4 टाइम्स करना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस्ड हो। ये जो आपका स्टेप है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जब हमने पहले बैलेंस किया तो चूंकि हमें बैलेंस करना था तो यहाँ पर उस समय हमारे पास 4 हाइड्रोजन आ गए थे। अब 4 आगे हमने कोफिशिएंट लगाया था 4, सो 4 के कारण ये अब जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं 4 हैं। सो मॉलिक्यूल्स 4 हैं। अगर हम एटम की बात करते हैं सो दिस इज 8। यहाँ पर तो हमारे पास 2 ही था, सो यहाँ पर हमें 4 टाइम्स करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे करेंगे 4, करेक्ट। अब हाइड्रोजन की बात हो गई, अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन अगर आप देखोगे तो अब ये आपका हो गया O, यहाँ भी 4 है, 4 है, करेक्ट। और यहाँ पर देखोगे आप तो ऑक्सीजन 4 है 4, यानी जो फाइनल अब तो हमारा बैलेंस्ड है। यहाँ भी देखिए 8 हो गया, यहाँ भी देखिए 3 है और ये 4 है, करेक्ट। तो अब जो हमारा फाइनल अगर हम इसकी बात करें इक्वेशन की, सो दिस विल बी 3Fe + 4H2O और ये आपका हो जाएगा Fe3O4 + 4H2, करेक्ट। अब आप फिर से आप काउंट करना चाहते हैं तो काउंट कर लें, ये आप ज़रूर करके देखें हमेशा कि कितने फेरम के हैं कितने ऑक्सीजन के, ये देख लें। सो ये हमारा हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसमें क्या होता है, ये तो हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, बट जब हम इक्वेशन को शो करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम इसके स्टेट्स को भी लिखते हैं, यानी जो भी किस फॉर्म में था, ये गैसियस फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था, या फिर आपका जो है सॉलिड फॉर्म में था, तो ये भी हम लिखते हैं। प्लस अगर कोई कैटलिस्ट हो, करेक्ट, या कि कोई जो होता है टेम्परेचर, अगर किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में किसी टेम्परेचर का हमने यूज़ किया है तो वो भी दिखाया जाता है, टेम्परेचर आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, करेक्ट। या अगर आपका कोई प्रेशर है तो यहाँ पर दिखा सकते हैं, कोई अगर कैटलिस्ट होता है तो भी यहाँ पे दिखाते हैं। सो यहीं पे आपको वो भी शो करना होता है अगर होता है तो, प्लस इसके स्टेट्स भी दिखाने पड़ेंगे। तो जैसे फेरम आपका जो है वो सॉलिड स्टेट में है तो ये सॉलिड लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर H2O जो है वो गैसियस स्टेट में है। अब देखिए आप तो कहोगे हाइड्रोजन, ये H2O तो होता है जो होता है वाटर, जल होता है, सो लेकिन ये तो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। जब अगर यहाँ पे G गैसियस फॉर्म लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वाटर के स्टीम को हमने यूज़ किया था, सो स्टीम इज इन गैसियस फॉर्म, सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे गैसियस फॉर्म में तो G लिखा है। उसके बाद आपका Fe3O4 दिस इज सॉलिड, और प्लस अगर हम यहाँ पे 4H2 की बात करें तो ये आपका गैसियस फॉर्म में है। सो फिर हम इसके स्टेट्स को भी लिख देते हैं कि कौन से स्टेट में ये आपका प्रेजेंट है। सो ये आपका बेसिकली जो आप केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के इंट्रोडक्शन पार्ट है, जहाँ पे आपने बैलेंस करना भी सीख लिया है कि किस तरीके से बैलेंस करते हैं हम और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं उसके लिए।
नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो टाइप्स जो होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किसके टाइप्स? जो होता है आपके केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स, जो करें केमिकल रिएक्शंस के टाइप हम करेंगे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में जाता है वो कवर करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जो आइकन है उसको आप जो होता है प्रेस कीजिए। उससे क्या होगा कि जो भी नई वीडियो अपलोड होगी वो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास चली जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।